वेलकम टू ऑल माय लवली स्टूडेंट इन जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। दिस इज दिव्यांशी। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पार्ट 1। ये आपका सब्जेक्ट है बीएससी नर्सिंग 5th सेमेस्टर का चैप्टर 5 हम कवर कर रहे हैं, डिसऑर्डर ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जितने भी डिसऑर्डर्स आते हैं जीआई सिस्टम में हम उनको मेनली कवर कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियोस में हम इसके कंजेनाइटल डिसऑर्डर को कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज उन वीडियोस को पहले देखिए। और आज की इस वीडियो में मेनली हम बात करने वाले हैं आगे के फर्दर डिसऑर्डर के बारे में। तो पहला आज का हमारा डिसऑर्डर है हर्निया। व्हाट इज हर्निया? हर्निया जो पीडियाट्रिक पेशेंट होते हैं उनमें कंजेनाइटल एक अबनॉर्मलिटी भी प्रेजेंट होती है। आफ्टर द टाइम ड्यूरेशन ये बाद में भी अकर हो सकता है थ्रू आउट देयर लाइफ। तो हर्निया मेनली होता क्या है? प्रोट्रूशन होता है ड्यू टू वीकेंड ऑफ द अब्डोमिनल मसल। जब भी पेशेंट की बॉडी में अब्डोमिनल मसल मास बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है, फिर इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है किसी लाइफ स्टाइल के चलते, तो हर्निनेशन कॉज होता है। तो टाइप ऑफ हर्निया भी होते हैं कि कौन कौन से टाइप से हर्निनेशन के। अम्लाइकल हर्निया होगा, सीजनल हर्निया होता है, इंक्वाइनल रीजन में हर्निया प्रेजेंट होता है, एंड द फिमोरल हर्निया होता है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द हर्निया? तो प्रोट्रूशन ऑफ द इंटेस्टाइन थ्रू वीक अब्डोमिनल मसल। प्रोट्रूशन हो रहा है, किसका प्रोट्रूशन हो रहा है? प्रोट्रूशन ऑफ द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन जो वॉल है वो प्रोट्यूट हो रहे हैं, हर्निनेट हो रहे हैं। इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अब्डोमिनल मसल कैसे हैं? वीक हैं। हर्निया इज अ कंडीशन, हर्निया एक कंडीशन है और एज अ साइन और सिम्टम भी बॉडी में अकर होता है। जब भी जीईआरडी यानी कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स होता है उस टाइम पे एज अ साइन और सिम्टम हर्निया प्रेजेंट होता है। तो हर्निया का कंडीशन वेयर एन ऑर्गन और द टिश्यू प्रोट्यूट। मेनली होता क्या है? कोई भी ऑर्गन या फिर टिश्यू का क्या हो रहा है? प्रोट्यूशन हो रहा है, वो प्रोट्यूट हो रहे हैं बॉडी के पार्ट थ्रू अ वीकेंड एरिया इन द मसल और कनेक्टेड टिश्यू। क्यों हो रहा है ऐसा? कोई मसल्स है अब्डोमिनल रीजन में, जो मसल्स हैं वो वीकेंड हो रही हैं, या फिर जो कनेक्टेड टिश्यूज हैं जो ऑर्गन को होल्ड करके रखते हैं वो वीकेंड हो रहे हैं, दैट नॉर्मली होल्ड इन इट प्लेस। जो हर एक ऑर्गन को अपने प्लेस पे स्टक करके या फिर होल्ड करके रखते हैं। तो जब उनकी मसल्स ही वीक हो गए हैं तो अच्छा अपना काम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, उनका फंक्शन लूज हो जाएगा। तो बॉडी के जो ऑर्गन है अपने प्लेस से डिसलोकेट होने लगते हैं और प्रोट्यूट यानी कि आगे की तरफ हर्निनेट हो जाते हैं। इस तरीके से प्रोट्रूशन आगे की एरिया में दिखती है। ये प्रोट्रूशन कैसी होती है? कॉन्केव साइज में होगी। इस तरीके से ये विजुलाइज होती है। नेक्स्ट टाइप मेनली अगर हम बात करें तो हर्निया होता क्यों है? कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज की वजह से होता है। जेनेटिक फैक्टर्स हैं, अगर पेरेंट्स में रह चुके हैं फिर ग्रैंड पेरेंट्स में ऐसे हर्निनेशन के रहे हैं, कोई भी डिजीज कंडीशन रह चुका है, तो उन पेशेंट में जो भी हमारे पीडियाट्रिक पेशेंट है उनमें अकर होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, साथ साथ लाइफ स्टाइल जो पेशेंट का है, अगर थ्रू आउट द लाइफ अगर अर्लियर एज में उनका लाइफ स्टाइल नहीं अच्छा रहा है, एब्डोमिनल में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, हाई लिफ्टिंग वेट बहुत ज्यादा लिफ्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से भी क्या है हर्निनेशन होता है। या फिर वो अल्कोहल कंजप्शन कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो भी हर्निनेशन प्रोट्रूशन ऑफ द बॉडी ऑर्गन दिखता है। मेनली टाइप क्या है? कॉमन हर्निया इन द इन्फेंट। जो इन्फेंट हमारे पेशेंट हैं उनमें कॉमन क्या टाइप है हर्निनेशन के? तो फर्स्ट आता है गैस्ट्रोसिकेसिस एंड द ओम्फेलोसील। ओम्फेलोसील और गैस्ट्रोसिकिस में क्या होता है? ये गैस्ट्रिक रीजन में यानी कि अम्बिलिकल रीजन में प्रोट्रूशन प्रेजेंट होगा। ओम्फेलोसील में क्या होता है? इनबॉर्न जो बेबी होते हैं उनमें प्रोट्रूशन प्रेजेंट होता है। मे बी इसमें क्या होता है, जो मेम्ब्रेन है अब्डोमिनल जो कवरिंग है वो कभी कभार प्रेजेंट होती है, और अगर प्रेजेंट है तो उसमें रप्चर होने के चांसेस रहते हैं। इंग्वाइनल रीजन में ये बहुत ही मोस्ट कॉमन टाइप है। इन्फेंट जो भी हमारे पीडियाट्रिक पेशेंट है उनमें इंग्वाइनल रीजन में जो हर्निया है वो बहुत ज्यादा दिखता है कंपैरिजन टू द अदर टाइप। एंड द अम्बिलिकल रीजन, अम्बिलिकल जो रीजन है उसमें भी हर्निनेशन होता है, जो क्या है 10% ऑफ द चिल्ड्रन देखने को मिलता है। एंड द डायफ्रामेटिक हर्निया। डायफ्राम कैसे है? डायफ्राम का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है और अब्डोमिनल रीजन में जितने भी ऑर्गन है वो प्रोट्रूट हो रहे हैं इनटू द चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी में लेटरल साइड में या फिर पोस्टीरियर साइड में जो ऑर्गन है वो प्रोट्रूट हो रहे हैं, जिसकी वजह से हर्निनेशन होना, जिसको कहते हैं डायफ्रामेटिक हर्निया। नेक्स्ट हम देखेंगे तो इट इज ऑल अबाउट द ओम्फेलोसील। ओम्फेलोसील यानी कि इनबॉर्न जो पेशेंट होते हैं उनमें हर्निनेशन दिखता है। ये उनका जो हमारे ओम्फेलोसील जो हमारे इन्फेंट पेशेंट हैं उनका सेंट्रल थ्रो अम्बिलिकल रीजन, जो अम्बिलिकल रीजन का सेंट्रल वॉल है उसमें हर्निनेशन होगा, दैट इज कवर्ड विद अ थिन मेम्ब्रेन बट कैन बी रप्चर। ये कवर्ड होते हैं
किससे, मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, बट देयर विल बी अ चांसेस फॉर द रप्चर, कि वो रप्चर हो जाए। जो मेम्ब्रेन है वो प्रेशर की वजह से, हाई प्रेशर की वजह से, हाई लिफ्टिंग की वजह से अगर प्रॉपर अमाउंट में ट्रीट नहीं किया गया, टाइमली उसे इंटरवेंशन नहीं प्रोवाइड किया, तो उनका रप्चर होने का भी चांसेस होता है, प्रोट्रूटेड जो पार्ट है उसमें। गैस्ट्रोसिकिस में क्या होता है, इसमें ये लेटरल टू द अम्बिलिकल ऑफन टू द राइट, लेटरल साइड में देखने को मिलता है, और मोस्ट कॉमन साइड कौन सा है, राइट हैंड साइड में ज्यादा देखने को मिलेगा। नो कवरिंग मेम्ब्रेन बट देयर कुड बी फाइब्रस मैटर, यहाँ पे कोई भी कवरिंग नहीं होता मेम्ब्रेन का, बट चांसेस है यहाँ पे कि फाइब्रस मैटर इनको कवर कर रहा हो, ये फाइब्रस से क्या है, कवर अप होते हैं, और इसमें रप्चर होने का चांसेस नहीं होता। तो फेलोसिलाई, इनमें डिफरेंस क्या है, ये यहाँ पे सेंट्रल में अम्बिलिकल रीजन में प्रोट्रूशन प्रेजेंट होता है, जो कि कवर्ड होता है थिन मेम्ब्रेन से, एंड देयर विल बी अ चांसेस फॉर द रप्चर। इसमें क्या होता है, गैस्ट्रोसिकिस में राइट हैंड साइड में प्रोट्रूशन दिखेगा, बट कवर नहीं होता किसी भी मेम्ब्रेन से, लेकिन बट देयर कुड बी फाइब्रस मैटर, यहाँ पे फाइब्रस मैटर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे गैस्ट्रोसिकिस एंड द फेलोसील और द एक्सोम फेलोस। इसमें क्या होता है, इसको ओम्फेलोसील भी बोल सकते हैं और एक्सोम फेलोस भी बोलते हैं, और करके लिखा है, तो इन दोनों नाम से आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। ओम्फेलोसील क्या होता है, ये न्यू बॉर्न अम्बिलिकल हर्निया होता है, अम्बिलिकल रीजन में जो न्यू बॉर्न हमारे होते हैं, इनबॉर्न बेबी होते हैं, उनमें ये दिखता है। और एक्सोम फेलोस एंड अम्बिलिकल हर्निया, ये भी कैसा है, हर्निया अम्बिलिकल रीजन में हर्निया प्रेजेंट होता है, इज अ कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट। क्यों होता है कंजेनाइटली बर्थ डिफेक्ट, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द बर्थ, ये बर्थ से ही बेबी में कंडीशन अम्बिलिकल रीजन में हर्निएशन शो होता है, दैट इन्वॉल्व प्रोट्रूशन ऑफ द abdominal कंटेंट थ्रू द ट्रांसफ्लुएंट सेल ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल जो कॉर्ड होता है वहां पर से, जिस रीजन में अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्ट होता है अम्बिलिकल रीजन से, वहां पे उस एरिया में प्रोट्रूशन प्रेजेंट होता है। अभी क्या है, ये दोनों तो एक ही है, फेलोसिलाई एंड द एक्सोम फेलोस, बट जो गैस्ट्रोसिकिस है ये क्या है, कंजेनाइटल फिशर है, ये कंजेनाइटल अब्नॉर्मलिटीज की वजह से इनबॉर्न बेबी में प्रेजेंट होता है, जिधर से अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्टेड होता है। गैस्ट्रोसिकिस में ऐसा क्या होता है, गैस्ट्रोसिकिस एक कंजेनाइटल फिशर है दैट रिमेन्स ओपन इन अ वॉल ऑफ द अब्डोमेन। ये कैसा रहता है, ओपन रहता है, कोई मेम्ब्रेन इसे कवर अप नहीं करता, पर फाइब्रस मैटर से ये कनेक्टेड होता है, फाइब्रस मैटर कंटेन करता है। इज अ प्रोट्रूशन ऑफ द अब्डोमिनल कंटेंट थ्रू द अब्डोमिनल वॉल नियर टू द अम्बिलिकल। अम्बिलिकल रीजन के पास में, ये अम्बिलिकल पे प्रोट्रूशन प्रेजेंट होता है, लेकिन गैस्ट्रोसिकिस में क्या होता है, अम्बिलिकल रीजन के पास में प्रोट्रूशन प्रेजेंट होता है, जो कि कवर अप नहीं होता किसी भी मेम्ब्रेन से, फाइब्रस मैटर इसको कवर करके रखते हैं। अब्डोमिनल कंटेंट आर नॉट कवरिंग बाय द मेम्ब्रेन, जो थिन मेम्ब्रेन होती है ओम्फेलोसील में क्या है, थिन मेम्ब्रेन इसको कवर अप करके रखती है, पर अब्डोमिनल जो गैस्ट्रोसिकिस है इसमें कोई भी थिन मेम्ब्रेन कवरिंग नहीं होती है। सो नेक्स्ट, अभी इसके मैनेजमेंट के लिए हम क्या करेंगे, जब भी हर्निएशन प्रेजेंट है तो हम इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं। कवर द सैक विद द स्ट्राइल गॉज विच शुड बी मॉइस्ट बाय द सलाइन। अगर वो गैस्ट्राइटिस है यानी कि गैस्ट्रोसिलाई है, उसमें क्या है, उस कंडीशन में वो सैक कैसा है, ओपन है, कोई थिन मेम्ब्रेन ने तो कवर अप करके नहीं रखा हुआ है, तो उस कवर जो भी सैक प्रेजेंट है, ओपनिंग प्रेजेंट है, उसको पहले तो हम कवर अप करेंगे। किससे करेंगे, स्ट्राइल गॉज पीस के साथ में उसको कवर अप करके रखते हैं, विच शुड बी मॉइस्ट बाय द सलाइन। वो लिटिल बिट कैसा होना चाहिए, वेट होना चाहिए, किसके साथ में, मॉइस्ट सलाइन के साथ में। मॉनिटर वाइटल, इसी के साथ में पेशेंट के वाइटल साइंस को भी मॉनिटर करेंगे, पेशेंट का फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस देखेंगे कि पेशेंट हाइड्रेटेड है या फिर नहीं है। टेम्परेचर को देखेंगे कि पेशेंट का टेम्परेचर एक दिन में 2 to 4 आवर्स के इंटरवल में हम पेशेंट का टेम्परेचर चेक करते हैं कि पेशेंट का टेम्परेचर अराइज तो नहीं हुआ है। डायफ्रामेटिक हियाटस हर्निया, डायफ्रामेटिक मतलब जो डायफ्राम होता है बॉडी का अपर एंड द लोअर कैविटी को जो डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में, तो डायफ्राम एक मैसेज होती है जिसमें क्या है, जो अब्डोमिनल कंटेंट है वो प्रोट्यूट हो रहे हैं, कभी कहाँ पे जा रहे हैं, चेस्ट कैविटी में प्रोड्यूशन हो रहा है अब्डोमिनल ऑर्गन्स का। तो प्रोड्यूशन ऑफ द अब्डोमिनल विसरा यानी कि जो इंटरनल ऑर्गन है अब्डोमिनल कैविटी में, फॉर एग्जाम्पल स्टमक, इंटेस्टाइन, स्प्लीन एंड द डिसेंडिंग कोलोन, यहाँ तक कि लार्ज जो इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन में जो डिसेंडिंग कोलोन है वो भी प्रोट्यूट हो जाता है, कहाँ पर, हमारे चेस्ट कैविटी में, चेस्ट वॉल में, लेटरल साइड में
या फिर पोस्टीरियर साइड में, पोस्टीरियर थोरेसिक कैविटी में ये प्रोड्यूस हो जाता है इनटू थोरेसिक कैविटी थ्रू द डायफ्रामेटिक डिफेक्ट, क्योंकि क्या है, डायफ्राम में डिफेक्ट प्रेजेंट है, हर्निनेट है, वहां की मसल वीक है, जो ऑर्गन को अपने प्लेस पे होल्ड करके रखने में अनेबल है। 80% अकर इन द लेफ्ट साइड, मेनली किधर अकर होता है, लेटरल साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में ये अकर होता है। फोरामेन ऑफ द बोच डोलर अ फीटल डायफ्रामेटिक ओपनिंग दैट मे नॉट क्लोज कंप्लीटली। ये फोरामेन बोच डोलर जो है फीटल डायफ्रामेटिक, फीटल जो होते हैं, जो इन्फेंट बेबी होते हैं, उसमें एक ओपनिंग डायफ्राम में प्रेजेंट होती है दैट मे नॉट क्लोज द कंप्लीटली, जो पूरी तरीके से डायफ्राम जो होता है वो कंप्लीटली क्लोज नहीं होता, वहां पे एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है। असाइड फॉर अ कंजनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया, जिसको क्या कहते हैं, कंजनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया कहते हैं। डायफ्रामेटिक हर्निया जिस वजह से ओपनिंग पूरी तरीके से क्या है, ओपन है, वहां पे क्लोज नहीं है, डायफ्राम की मसल वीक है, इस वजह से जितना भी एब्डोमिनल कैविटी में हमारे ऑर्गन है, एब्डोमिनल विसरल जो इंटरनल ऑर्गन है वो प्रोट्यूट हो जाएंगे लेटरल साइड में, थोरेसिक कैविटी में, चेस्ट बॉल में लेटरल साइड में, या फिर थोरेसिक कैविटी में प्रोट्यूट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अभी ऐसा हो रहा है कि जो भी ऑर्गन है वो प्रोट्यूट हो रहे हैं, अपनी प्लेस से वो बाहर की तरफ हर्निनेट हो रहे हैं, एब्डोमिनल मसल्स कैसे हैं, वीक हैं, तो क्या क्या साइन और सिम्टम बेबी की बॉडी में देखने को मिलेगा। तो ट्रायड सिम्टम्स होते हैं, ट्रायड सिम्टम्स मेन है, ये तीनों ही सिम्टम्स आपको याद रखने हैं। स्कैफॉइड कॉनकेव एब्डोमेन, बैली लुक केव्ड एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड द मेडिस्ट्रियम शिफ्ट ऑफ द लंग, जो लंग्स में मेडिस्ट्रियम जो पार्ट होता है वो भी क्या हो जाएगा, डेविएटेड हो जाएगा। इसी के साथ साथ पेशेंट क्या है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में भी जा सकते हैं, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, कंप्रेशन होगा, चेस्ट बॉल में डायफ्राम बहुत ही ऊपर की तरफ एलिवेट होंगे, प्रेशर होगा, हर्निनेट ऑर्गन कैसे हो रहे हैं, प्रोट्यूट हो रहे हैं, जिस वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, पेशेंट अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, और कॉनकेव शेप में, इस शेप में क्या है, हर्निनेशन प्रेजेंट होता है। टैकिपनिया, डिस्निया एंड द साइनोसिस। टैकिपनिया मतलब जो ब्रीथ रेट है पेशेंट की बॉडी में वो बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगा, 60 to 20 ब्रीथ पर मिनट नॉर्मल होता है, उससे ज्यादा होगा। डिस्निया पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, ब्रीथ नहीं कर पा रहे होंगे, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस प्रेजेंट है। एंड इसी के साथ साथ साइनोसिस, जब अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पा रहे तो ऑक्सीजन का सप्लाई पेशेंट की बॉडी में, इन्फेंट में एडिक्वेट अमाउंट में ऑक्सीजन रिच एयर नहीं पहुंचेगी, जिस वजह से डिस्पिरेशन देखने को मिलता है। पेरिस्टालिक साउंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पेरिस्टालिक साउंड सुनने को मिलेगा एक्सपेक्टेशन के टाइम पे थोरेसिक कैविटी में। जब भी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे, बेबी को हेड टू एग्जामिन कर रहे होंगे, इस टाइम पे एक्सपेक्टेशन के टाइम में पेरिस्टालिक साउंड जो कि नॉर्मल एब्डोमिन रीजन में, एब्डोमिनल वॉल में सुनाई देना चाहिए, वो किधर सुनाई देगा एक्सपेक्टेशन के टाइम में, थोरेसिक कैविटी में देगा, क्योंकि जो भी बॉडी ऑर्गन है एब्डोमिनल कैविटी के वो प्रोट्यूट हो गए हैं थोरेसिक कैविटी में, तो थोरेसिक कैविटी में पेरिस्टालिक साउंड सुनाई देता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द अस्कल्टेशन। मेनली डायग्नोसिस में क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, क्योंकि कंजेनाइटल अब्नॉर्मलिटी है, जेनेटिक क्रोमोसोमल अब्नॉर्मलिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। मदर से हिस्ट्री लेंगे कि प्रीनेटल टाइम में उन्होंने अच्छे से केयर ली है या नहीं ली है, या ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी वो किसी ड्रग के, सर्टेन ड्रग या फिर अल्कोहल, स्मोकिंग जैसे सब्सटेंसेस के एक्सपोजर में तो नहीं आई हैं, वैक्सीनेशन लिया है, डायबिटिक के बारे में उनकी हिस्ट्री लेंगे, टाइप 1 डायबिटिक मदर तो नहीं है। उसके बाद में पेशेंट को हेड टू एग्जामिन करते हैं, देखेंगे प्रोट्रूशन किस पार्ट में ज्यादा हर्निनेट है, चेक करने की कोशिश करेंगे कि हर्निनेट जो पोजीशन है, जो हर्निनेशन हुआ है वो सिम्टम्स के साथ में है या मतलब नॉर्मली मैनुअली प्रेजेंट है, जिसको हम नॉर्मली ऐसे ही अपनी प्लेस पे मैनुअली उसको प्लेस करके पुश बैक करके उसको प्लेस कर सकते हैं। तो चेस्ट एक्सरे, देन हम चेस्ट एक्सरे को मीट करेंगे। ओपेक हेमिथोरेक्स मेडिस्ट्रियम शिफ्ट, उसको देखने के लिए कि लंग्स में कैविटी जो है अच्छे से फिक्स हैं, उनके प्लेस को प्रॉपर अमाउंट में चेक करने के लिए एब्डोमिन एक्सरे मेक करते हैं, यूएसजी कर सकते हैं, इंक्वाइनल हर्निया वगैरह को फाइंड आउट करने के लिए। एम्प्टी एब्डोमिन विद द गैस शैडो, एब्डोमिन कैसा होना चाहिए, बिल्कुल एम्प्टी होना चाहिए, पेशेंट नील पर ओरल होना चाहिए फॉर द एब्डोमिन एक्सरे एंड द यूएसजी के लिए पीसी के साथ में। नेक्स्ट मैनेजमेंट, हाउ वी कैन मैनेज द हर्निया, तो गिव सेमी फॉलोअप पोजीशन, पेशेंट को कैसा देंगे, एक सेमी फॉलोअप पेशेंट पोजीशन देंगे 45 डिग्री टू 60 डिग्री। इसी के साथ साथ अगर पेशेंट को आफ्टर द बर्थ यानी कि कंजेनाइटल हर्निनेशन नहीं हुआ है, एजिंग के साथ में हुआ है या फिर लाइफस्टाइल फैक्टर के साथ में हुआ है, तो उनको उन चीजों को क्योर करने के लिए बोलेंगे, कॉन्स्टिपेशन वगैरह है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए मेडिकेशन देंगे।
तो उन चीज़ों को ट्रीट करेंगे कि पेशेंट को बोलेंगे कि अल्कोहल कंजप्शन कर रहे हैं तो वो उसको अवॉइड करें, और एजिंग में है तो अपने डाइट को अच्छे से लें, ज़्यादा हाई लिफ्टिंग प्रेशर को हाई लिफ्टिंग वेट ना करें, इससे एब्डोमिनल की मसल क्या है वीक ना हो जाए। तो उन सारी कंडीशन को उस मैनेजमेंट में हम पेशेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, साथ में डिकम्प्रेस स्टमक बाय द नासोगैस्ट्रिक ट्यूब एस्पिरेशन, जो भी कंप्रेशन प्रेजेंट है, प्रेशर प्रेजेंट है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है, उसको हम डिकम्प्रेस करने के लिए नासोगैस्ट्रिक यानी कि एनजी ट्यूब इंसर्ट करते हैं फॉर द एस्पिरेशन। सर्जिकल ऑप्शन क्या है सर्जिकली, और पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी भी हो रहा है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए भी देंगे। देन ओपन हर्निया रिपेयर, अगर स्मॉल अमाउंट में हर्निया प्रेजेंट है तो उसको हम नॉर्मली, अगर सिम्टम्स कोई भी प्रेजेंट नहीं है तो वॉचफुल वे में हम अच्छे से देखेंगे कि कहाँ पे पेशेंट के हर्निनेशन है, वो क्या क्या साइन और सिम्टम लेटर ऑन अकर हो सकते हैं। तो पेशेंट पहले क्या करते हैं, डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे ऑब्जर्वेशन में पेशेंट को रखेंगे, अच्छे से मॉनिटर करेंगे, देन उसके बाद में सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ मूव करते हैं। तो ओपन hernia repair a traditional surgical approach where the hernia is repaired through a single incision। इसमें क्या करते हैं, ओपन hernia रिपेयर है क्योंकि प्रोट्यूटेड herniation है, मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है, थिन मेम्ब्रेन एब्सेंस है, जो भी फाइबर रिच जो भी टिश्यूज हैं, फाइबर मैटर को कवर करके रखा है herniation के पार्ट को, तो वहां पे हम ओपन इंसीजन मेक करते हैं, सिंगल इंसीजन को मेक करेंगे। इसके लिए herniation को जो भी अगर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पार्ट है, अब नॉर्मल पार्ट है, उसको कट करके रिमूव भी कर सकते हैं, नहीं तो उसको मैनुअली अंदर की साइड में इंसर्ट करते हैं। लैप्रोस्कोपिक हर्निया, लैप्रोस्कोपिक एक थिन ट्यूब होता है जिसके स्टार्टिंग एंड पे क्या कैमरा लगा होता है जो विजुअलाइजेशन में हेल्प करता है इंटरनल ऑर्गन को। अब मिनिमली इन्वेसिव, बहुत ही ज्यादा पेनफुल प्रोसीजर नहीं होता। अप्रोच यूजिंग अ स्मॉल इंसीजन, इसमें बहुत छोटा इंसीजन मेक करते हैं। ओपन हर्निया में एक ही इंसीजन करेंगे पर बड़ा इंसीजन मेक करते हैं, इसमें स्मॉल इंसीजन को मतलब एक से ज्यादा इंसीजन को मेक करेंगे, एंड द कैमरा टू गाइड द रिपेयर, कैमरे की हेल्प से उस रिपेयर को हम पॉसिबल वे में ट्रीट करते हैं। रोबोटिक हर्निया ये स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन है हर्निनेशन को ट्रीट करने के लिए, ये एडवांस फॉर्म है लैप्रोस्कोपिक हर्निया से, और इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है रिपेयरिंग का ये भी लैप्रोस्कोपिक हर्निनेशन से ज्यादा होता है। अ टाइप ऑफ लैप्रोस्कोपी सर्जरी, एक लैप्रोस्कोपी सर्जरी का ही एक टाइप है दैट यूज द रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट, इसमें स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है हर्निनेशन को ट्रीट करने के लिए फॉर मोर प्रिसाइज रिपेयर। और रिपेयर कैसा होता है, बहुत ही इजी फॉर्म में बहुत ही जल्दी हीलिंग होने लगती है। सो दैट्स ऑल अबाउट द हर्निया। हर्निया क्यों होता है, हमने टाइप देखे हैं इसके, और हर्निनेशन को हम किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, क्या क्या मैनेजमेंट दे सकते हैं। इसी के साथ में हम दूसरी कंडीशन पे मूव करते हैं। तो हमारा सेकंड कंडीशन है डायरिया। डायरिया बच्चों में बहुत ही मोस्ट कॉमन होता है पीडियाट्रिक पेशेंट में, और इस वजह से अगर डायरिया को टाइम ड्यूरेशन में एडुकेट टाइम में हमने इसे ट्रीट नहीं किया तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है पेशेंट की बॉडी में और पेशेंट बिल्कुल डिहाइड्रेट हो जाएंगे। इस वजह से पेशेंट शॉक में या फिर अनकॉन्शियस स्टेट में भी जा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, अच्छे से पढ़िएगा, मेनली इसका मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरिया मीन्स passage ऑफ द watery and the loose stool multiple time a day। एक दिन में एक से ज्यादा बार पेशेंट क्या है पास कर रहे हैं स्टूल, जो कि उसमें क्या है वाटरी फ्लूइड पास हो रहा है स्टूल के फॉर्म में, यूजली मोर देन थ्री टाइम से ज्यादा स्टूल पास कर रहे हैं, वाटरी फ्लूइड 3 टाइम से ज्यादा पास आउट हो रहा है, और स्टूल वॉल्यूम मोर देन 20 ग्राम पर केजी पर डे। स्टूल का जो वेट है, जो वॉल्यूम है वो कितना है, 20 ग्राम पर केजी पर डे के अकॉर्डिंग है। रिस्क फैक्टर फॉर द डायरिया, डायरिया के क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, इस वजह से डायरिया कॉज होता है। तो रिस्क फैक्टर फॉर द डायरिया, पुअर सैनिटेशन, ये बहुत ही मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है। अगर बेबी कंटामिनेटेड मिल्क इनटेक कर रहे हैं, प्रॉपर हाइजीन मेक नहीं हो रही है, तो दैट विल लीड टू द डायरिया। एंड द पर्सनल हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहे हैं, बेबी गंदा है, बेबी को क्लीनिंग नहीं अच्छे से प्रोवाइड कर रहे हैं, और कंटामिनेटेड फूड उसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं, मिल्क अच्छे से क्लीन नहीं कर रहे हैं, फीडिंग कराने से पहले निपल को अच्छे से क्लीन नहीं कर रहे हैं, तो दैट ऑल लीड टू द डायरिया। अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर, वाटर बहुत ही ज्यादा बड़ा सोर्स प्ले करता है किसमें, डायरिया में, कंटामिनेटेड वाटर। एंड द फूड प्रैक्टिस, अच्छे से अगर स्ट्रीट फूड खा रहे हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं 2 to 7 ईयर के बीच के, 2 to 14 ईयर के बीच में जो चिल्ड्रंस हैं,
अगर वो ड्रिंकिंग कर रहे हैं वाटर यानी कि कंटामिनेटेड वाटर को, तो डिसेंट्री, कोलेरा यानी कि डायरिया को कॉज करता है। इसी के साथ साथ कंटामिनेटेड स्ट्रीट फूड वो खा रहे हैं तब भी डायरिया लीड करता है। लो रेट ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग एंड द इम्यूनाइजेशन, अगर बेबी ने इम्यूनाइजेशन नहीं लिया है, इम्यूनाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे ही इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन बच्चों को कराना चाहिए। तो रोटा वायरस की वैक्सीनेशन पेशेंट को नहीं मिला है, बेबी को नहीं मिला है, इस वजह से भी डायरिया होगा। इसी के साथ रेट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, अगर लो रेट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चा अच्छे से फीड नहीं कर रहा है मदर के मिल्क को, तो उसका इम्यूनिटी भी वीक होगा, जिससे अगर कोई इन्फेक्शन होता है कंटामिनेटेड फूड को खाने से या फिर वाटर को इनटेक करने से, तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, बच्चा फाइट नहीं कर पाएगा इन्फेक्शन से। जो WBC होंगे वो अच्छे से फाइट नहीं कर पाएंगे। और इम्यूनाइजेशन भी अगर नहीं हुआ है तो रोटा वायरस इम्यूनाइजेशन होना बहुत ही जरूरी है इसके लिए, डायरिया को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डायरिया। मल्टीपल टाइप ऑफ डायरिया होती है। ब्लडी डायरिया भी होता है। अगर ब्लडी डायरिया हो रहा है, ब्लडी स्टूल पास हो रहा है, वाटरी फ्लूइड पास हो रहा है, तो ये बहुत ही सीरियस कंडीशन है, क्रॉनिक कंडीशन है, तुरंत के तुरंत इंटरवेंशन देने की नीड होती है। तो फर्स्ट टाइप है हमारा एक्यूट। अतः एक्यूट का कंडीशन आपने सुना होगा, एक्यूट का मतलब ही होता है सडन या फिर ऑनसेट, जो कि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अकर होता है। शॉर्ट टाइम इंटरवेंशन देने के बाद में हम उसे ट्रीट भी कर सकते हैं। तो क्या है एक्यूट डायरिया में? डायरिया मार्क्ड बाय द सडन ऑनसेट एंड द ड्यूरेशन लेस देन 2 वीक। जो डायरिया कॉज हुआ है पेशेंट की बॉडी में, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है? 2 वीक से कम का है, कॉल्ड एक्यूट डायरिया। अगर एक दिन में पेशेंट वाटरी फ्लूइड डिस्चार्ज यानी कि स्टूल का डिस्चार्ज हो रहा है 3 टाइम से ज्यादा एक दिन में, तो एक्यूट कंडीशन को ये कॉज करेगा। एक्यूट डायरिया में डायग्नोज किया जाएगा। एक्यूट ऑनसेट डायरिया दैट लास्ट फॉर द 2 वीक, ये कब तक रहता है? 2 वीक तक रहता है, या फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा रह सकता है। उससे अगर थोड़ा सा ज्यादा हुआ तो उसे कहेंगे परसिस्टेंट डायरिया। नेक्स्ट है इट अकर्स मेनली ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। ये क्यों? हम जीआई ट्रैक्ट के सारे कंडीशन पढ़ रहे हैं, तो अगर कोई भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होता है, इस वजह से डायरिया कॉज होता है। मेनली कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया या फिर वायरस हैं जो डायरिया को कॉज करते हैं? तो ई कोलाई की वजह से शिगेला रोटा वायरस कॉज करता है डायरिया को। पैरासाइटिक इन्फेक्शन, इनको याद रखिएगा, क्योंकि अगर मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा बैक्टीरिया या फिर वायरस या फिर पैरासाइट इन्फेक्शन की वजह से डायरिया कॉज होता है, तो ये आपको याद रखना जरूरी है। ई कोलाई, शिगेला या फिर रोटा वायरस पैरासाइटिक इन्फेक्शन की वजह से कुछ ड्रग भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंटीबायोटिक थेरेपी पेशेंट को दी गई है, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो गई है, टॉलरेंस नहीं कर पा रहे हैं उसका, तो दैट विल ऑल्सो लीड टू द डायरिया। कुछ मेडिकेशन भी होते हैं जिनके थ्रू वाटरी डिस्चार्ज स्टूल के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है क्रॉनिक डायरिया। हमने एक्यूट डायरिया के बारे में पता करा। अभी क्रॉनिक डायरिया क्या है? अगर एक्यूट डायरिया कंटिन्यूअस चल रहा है, उसको सही टाइम पर ट्रीट नहीं किया गया, तो दैट कंडीशन विल कन्वर्ट इनटू द क्रॉनिक डायरिया। So diarrhea of the slow onset and persist for a long duration. ये होता तो स्लो है, एकदम से पता नहीं चलेगा, पर लंबे टाइम पीरियड के लिए हुआ। एक क्रॉनिक कंडीशन है। मोर देन 2 वीक्स इन चिल्ड्रन, 2 वीक से ज्यादा की इसका टाइम ड्यूरेशन रहता है। मोर देन 4 वीक्स, 2 वीक से 4 वीक के अंदर में इसका टाइम ड्यूरेशन रहता है अडल्ट के अंदर। इट कॉज इज माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। इसकी वजह से अगर डायरिया कंटिन्यूअस रहता है तो माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम जैसे कंडीशन हो सकते हैं। माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में क्या होता है कि पेशेंट जो भी फूड इंटेक कर रहे हैं, जो भी फूड इंटेक कर रहे हैं, फूड ले रहे हैं या फिर फूड ले रहे हैं, तो उसका अब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होगा। पेशेंट को वाइटामिन अच्छे से नहीं मिलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो जाएगा, और पेशेंट का इसी के साथ साथ वेट भी बहुत ज्यादा लॉस होगा, और पेशेंट लेथार्जिक फील करेंगे, और पेशेंट शॉक में भी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकता है। आईबीडी इन्फ्लामेटरी बबल डिजीज, ये क्या है? जीआई सिस्टम में इन्फ्लामेशन को कॉज करते हैं। इन्फ्लामेटरी बबल डिजीज का नाम ही से पता चल रहा है, इन्फ्लामेशन होना। ये क्रॉनिक कंडीशन होती है जो मल्टीपल ऑर्गन को इंक्लूड करती है जीआई ट्रैक्ट में। क्रॉन डिजीज होना, सिस्टिक फाइब्रोसिस, पेशेंट के लार्ज इंटेस्टाइन में गैंग्लियोनिक जो नर्व सेल होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, जिसके थ्रू जो प्रॉपर अमाउंट में लार्ज इंटेस्टाइन में जितना भी कंटेंट है वो आगे फॉरवर्ड एनस और रेक्टम से बाहर नहीं निकल पाता, और वहां पे अब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाता है। HIV, अगर बेबी का इम्यून सप्रेस्ड है, इम्यून सिस्टम कंप्रेस्ड है, इम्यूनिटी बहुत अच्छी नहीं है, तो भी क्या होगा? ये कंडीशन जो है, अगर एक्यूट हमने क्रॉनिक डायरिया को ट्रीट नहीं करा, तो HIV जैसी कंडीशन या फिर फूड इंटॉलरेंस जैसी कॉज भी क्रिएट करता है।
नेक्स्ट है एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया। अभी हमने देखा था कि एंटीबायोटिक कुछ ड्रग होते हैं जिनकी वजह से डायरिया होता है, कॉजेस हैं इसके। तो माइल्ड टू मॉडरेट डायरिया, माइल्ड टू मॉडरेट डायरिया इन द इंडिविजुअल टेकिंग ओरल एंटीबायोटिक। माइल्ड भी हो सकता है या फिर उससे थोड़ा सा मॉडरेट की रेट में जाए। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि पेशेंट ने एंटीबायोटिक को लिया है। इंटॉलरेंस है, पेशेंट अगर मेडिकेशन को अच्छे से उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा मेडिकेशन का, तो इस वजह से एज अ साइड इफेक्ट डायरिया कॉज होता है। द एंटीबायोटिक डिस्ट्रॉय द नॉर्मल कॉमन सेल फ्लोरा प्रेजेंट इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। एंटीबायोटिक क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो नॉर्मल फ्लोरा इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, जो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है। वो फ्लोरा क्या है? सेल जो फ्लोरा है प्रेजेंट होता है नॉर्मली जीआई ट्रैक्ट में, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है ड्यू टू एंटीबायोटिक थेरेपी। नेक्स्ट डिस्टेंट्रिक यानी कि ब्लडी डायरिया। जब भी बेबी स्टूल पास कर रहे हैं तो वाटरी फ्लूइड डिस्चार्ज तो हो ही रहा है स्टूल के थ्रू, बट उसमें ब्लड भी इंक्लूडेड है। एनी डायरिया, कोई भी ऐसा डायरिया विच इज एसोसिएटेड विद द ब्लड, किसी भी तरीके का एक्यूट हो या फिर क्रॉनिक हो, अगर उसमें ब्लड प्रेजेंट हो तो दैट इज नोन एज द डिसेंट्रिक ब्लडी डायरिया। प्लस प्लस और माइनस म्यूकस एंड पस। इसमें क्या है? ज्यादा मात्रा में या फिर कम मात्रा में म्यूकस प्रेजेंट है या फिर पस भी प्रेजेंट है ब्लड के साथ में, तो क्या करेगा ये? विद क्रैम्पी अब्डोमिनल पेन एंड द टेंसमस कॉल्ड द डिसेंट्री। टेंसमस क्या है? टेनिसमस क्या है? ये एक ऐसा मेडिकल टर्म है जिसमें क्या होता है, पेशेंट जब भी इनएबिलिटी टू, उनको ऐसा फील होगा जब भी वो इवैक्यूएशन या फिर स्टूल को पास करेंगे तो उनको फील होगा कि उनका जो स्टमक है या फिर लार्ज इंटेस्टाइन है वो पूरी तरीके से एम्प्टी नहीं हुई है। ये मेडिकल टर्म है। तो एनी डायरिया विच इज एसोसिएटेड विद द ब्लड, कोई भी ऐसा डायरिया जो ब्लड से एसोसिएटेड है, जिसमें ब्लड भी आ रहा है, म्यूकस और पस का भी कलेक्शन है उसी के साथ में, और अब्डोमिन कैसा है? क्रैम्प कर रहा है, अब्डोमिनल पेन भी प्रेजेंट है। टेनिसम मतलब पेशेंट क्या है? स्टूल पास करने के बाद में भी उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि उनका स्टमक पूरी तरीके से एम्प्टी नहीं है, देन इट इज कॉल्ड एज द डिसेंट्री कॉलेरा। ये डेफिनेशन है डिसेंट्री डायरिया की। इट अकर एज अ रिजल्ट, ये ऐसे रिजल्ट अकर होता है स्वेलिंग ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। अगर जीआई ट्रैक्ट में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में, उसके बॉल में, जीआई ट्रैक्ट के बॉल में अगर इन्फ्लेमेशन है तो डिसेंट्री कॉलेरा कॉज होगा। उसके रिजल्ट में मेनली कोलोन ड्यू टू बैक्टीरियल और पैरासाइटिक इन्फेक्शन। जो इन्फ्लेमेशन है किस वजह से हो रही है? अगर किसी भी बैक्टीरिया की वजह से या पैरासाइटिक इन्फेक्शन की वजह से। नेक्स्ट है बैसिलरी डिसेंट्री शिगोलिस caused by the Shigella bacteria is a common type of bacterial dysentery। अभी पूछा जाता है कि बैक्टीरियल डिसेंट्री क्यों कॉज होता है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी कि शिगेला बैक्टीरिया की वजह से मोस्ट कॉमन ये बैक्टीरिया है जो डायरिया को कॉज करता है। अनदर मेन टाइप, अदर भी इसकी मेन टाइप है डिसेंट्री कॉलेरा का या फिर डिसेंट्री डायरिया के एमोबिक यानी कि किसी अमीबा की वजह से ड्यू टू इन्फेक्शन विद द सिंगल सेल पैरासाइट। एक सिंगल सेल पैरासाइट जो है वो भी डायरिया को कॉज करते हैं, एंटर अमीबा, जिनका नाम है एंटरमीबा। नेक्स्ट है फैटी डायरिया और द स्टैटोरिया ऑफ और फैटी स्टूल। फैटी डाइट लेने की वजह से डायरिया कॉज होता है ड्यू टू इनडाइजेशन, प्रॉपर से वो फूड क्या है प्रॉपर अमाउंट में डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। फैटी स्टूल एज द सीन इन द सम माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। अगर बेबी को क्या है माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, उस वजह से फैटी डायरिया आकर होता है। पेशेंट अच्छे से ऑब्जॉर्व नहीं कर पा रहे हैं जो भी फूड या फिर जो भी फ्लूइड उन्होंने इनटेक करा है, विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से या फिर फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से, तो ये अकर हो गया एज अ फैटी डायरिया। इमोशनल डायरिया भी होता है। अभी अडल्ट जो होते हैं, कोई मतलब बहुत ही स्ट्रेस की कंडीशन आ जाए या फिर कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा होने को हो या फिर बहुत कुछ नहीं ट्रेजेडी टाइप कंडीशन अकर हो, तो उस टाइम पे क्या होता है अब्डोमिन में ब्लोटिंग होने लगती है, बहुत तेज तेज ब्लोटिंग होती है, जिस वजह से ऐसा लगता है कि हमको क्या करना है स्टूल को पास करना है। तो वो किसके अंदर आते हैं? इमोशनल डायरिया के अंदर। डायरिया कॉज्ड बाय द इमोशनल स्ट्रेस। ऐसा डायरिया ऐसा मतलब कि फ्लूइड का डिस्चार्ज थ्रू द इन द फॉर्म ऑफ द स्टूल कब हो रहा है? इमोशनल जब स्ट्रेस में पेशेंट है तब होता है। एपिडेमिक डायरिया, एपिडेमिक कंडीशन की वजह से भी डायरिया अकर होता है। बैक्टीरियल डायरिया जिसको कहते हैं इन द न्यू बॉर्न। जी किसमें दिखता है? मेनली न्यू बॉर्न बेबी में दिखता है। अभी वो हमने अडल्ट फॉर्म में देखा, अडल्ट पेशेंट के अंदर। अभी न्यू बॉर्न बेबी में डायरिया क्या कॉज करता है? कंटेजियस डायरिया इन अ न्यू बॉर्न कॉज्ड बाय द पैथोजेनिक स्ट्रेन्स ऑफ ई कोलाई अकरिंग इन अ हॉस्पिटल कॉल्ड द
एपिडेमिक डायरिया, जो पेशेंट को, जो न्यूबॉर्न बेबी है, हॉस्पिटल में एडमिशन के टाइम पर या फिर जब भी वो बॉर्न हुए हैं तब उस कंडीशन में जो डायरिया कॉज होता है उसको कहते हैं एपिडेमिक डायरिया। कंटेजियस डायरिया होता है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से कॉज होता है। ई कोलाई मेनली बैक्टीरिया कॉज करता है एपिडेमिक डायरिया को। मोस्ट फ्रिक्वेंटली आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिज्म कॉजिंग बैक्टीरियल डायरिया आर ई कोलाई, मोस्ट कॉमन वर्ल्ड वाइड ये कंडीशन ई कोलाई जो बैक्टीरिया है एपिडेमिक डायरिया को कॉज करता है। एंड द शिगेला, सल्मोनेला एंड द विब्रियो कॉलेरा भी डायरिया को कॉज करता है, एपिडेमिक डायरिया को कॉज करता है। इन्फेंटाइल, इन्फेंट के टाइम पे, इन्फेंट जब भी बेबी छोटे होते हैं उस टाइम पे जो डायरिया होता है, डायरिया इन चिल्ड्रन अंडर द 2 ईयर ऑफ द एज, जो बच्चे 2 साल के हैं उन बच्चों में जो डायरिया अगर होता है उसको कहते हैं इन्फेंटाइल डायरिया। रोटा वायरस डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, रोटा वायरस हमने बोला ना स्टार्टिंग में, हमने उसमें देखा था, कॉजेस में देखा था कि डायरिया क्यों कॉज हो रहा है, क्योंकि पेशेंट को इम्यूनाइज्ड नहीं है, हमारे इन्फेंट जो है इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ है रोटा वायरस से। तो क्या है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है, ये मोस्ट कॉमन कॉज है फॉर द क्रॉनिक डायरिया एंड द नोजोकोमियल डायरिया, नोजोकोमियल डायरिया के लिए या फिर क्रॉनिक डायरिया को ये कॉज करता है। एंड द गैस्ट्रोएंटेराइटिस, यानी कि गैस्ट्रिक जो इंटेस्टाइनल है, लार्ज इंटेस्टाइन एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें इन्फ्लेमेशन को भी कॉज करेगा। चिल्ड्रन बिटवीन द 3 to 24 मंथ, जिनका एज कितना है 3 से 24 महीने के जो बच्चे हैं एज के, उनमें ये कंडीशन कॉज होती है, मेनली ट्रांसमिटेड बाय द फीकल ओरल रूट, फीकल ओरल रूट से ये जो बैक्टीरिया है रोटा वायरस ट्रांसफर होता है। तो ई कोलाई ऑल्सो कॉज द इन्फेक्शियस एंट्रोकोलाइटिस और द डायरिया इन द इन्फेंट। ई कोलाई भी क्या करता है, रोटा वायरस तो कॉज करता है इन्फ्लेमेशन स्मॉल एंड द लार्ज इंटेस्टाइन में। विद दिस ई कोलाई जो बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये भी इंट्रोकोलाइटिस और डायरिया को कॉज करता है। इंट्रोकोलाइटिस का मतलब है इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन, लार्ज एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन इन्फ्लेमेशन, जो कि बहुत सीवियर केस होता है। ट्रैवलर्स डायरिया, ट्रैवलर यानी कि नाम से ही पता चल रहा है, डायरिया एक्सपीरियंस बाय द विजिटर्स ड्यू टू द पुअर सैनिटेशन। अभी जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनसे कुछ ना कुछ लोग जो हैं विजिट करने आते हैं, बेबी से मिलने आते हैं उसको देखने के लिए, तो जो विजिटर है वो पुअर सैनिटेशन के साथ में है, कॉमनली कॉज्ड बाय द शिगेला एंड द ई कोलाई, सल्मोनेला एंड द अमीबा। ये बैक्टीरिया या फिर वायरस जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, इस वजह से ट्रैवलर डायरिया कॉज होता है, जो बेबी से मिलने, उनसे विजिट करने के लिए आते हैं और कंटामिनेटेड है या फिर पूरी तरीके से उनकी हाइजीन कहती है पुअर है, पुअर सैनिटेशन के साथ में जो आते हैं। नेक्स्ट है 10th वन इज सीवियर डायरिया। सारी ही टाइप हम कवर कर रहे हैं और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए सारी डेफिनेशन को आप अच्छे से देखते हुए चलिए। डायरिया अप टू 100 टाइम्स पर डे, सीवियर का मतलब ही है, क्रॉनिक में हमने देखा 4 टाइम्स से ज्यादा पेशेंट क्या कर रहे हैं, स्टूल को पास कर रहे हैं एक दिन में, वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है स्टूल का, वाटरी स्टूल पास हो रहा है। इसमें क्या है सीवियर कंडीशन में कि जो पेशेंट है वो 100 टाइम्स पर डे क्या कर रहे हैं, स्टूल पास कर रहे हैं, और ये कंडीशन इतनी सीवियर है तो पेशेंट कैसे ही मतलब कि उसको टॉलरेट कैसे कर रहे होंगे, आप उसको समझ सकते हैं। तो तभी कहते हैं कि बेबी का डेथ भी हो सकता है। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अ सीवियर डायरिया आर डिप्रेस्ड और सुकिन फॉन्टेल ओनली अप टू 12 मंथ। क्या होता है, जो 12 मंथ के जो बेबी होते हैं उनमें सनकिन फंटेल यानी कि जो फ्रंटल एरिया होता है वो सिकुड़ा हुआ होता है, नो यूरिन, यूरिन का कोई भी यूरिनेशन नहीं होता, फ्लूइड नहीं है बॉडी में, और जो भी इनटेक कर रहे हैं वो मतलब कि स्टूल के थ्रू पास हो जा रहा है। और द 6 आवर फ्रिक्वेंट वॉमिटिंग, और इसी के साथ साथ जब वॉमिटिंग डायरिया में होती है तो ये और भी ज्यादा सीवियर केस में कन्वर्ट हो जाता है। सनकिन आईज कैसे हैं, बहुत ही ज्यादा ड्राई है, माउथ इसी के साथ में ड्राई होगा, पल्स रेट बहुत ही तेज होगी, रेस्पिरेशन बहुत तेज होगा, लो बीपी नहीं होगा क्योंकि फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया है, और जो पेशेंट की बॉडी है, हार्ट है, वो अच्छे से काम नहीं करेगा, फंक्शन नहीं करेगा। सीवियर लॉस ऑफ स्किन टर्गर, टर्गटी जो टर्गर क्या होता है, जब भी सेल मेम्ब्रेन है वो अगेंस्ट द सेल वॉल क्या करेगी, जो फर्मनेस है, वो जो रिजिडनेस है वो कॉज करता है, तो स्किन कैसी हो जाएगी, बहुत ही ड्राई रहेगी क्योंकि फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो रहा है। इसी के साथ साथ सीवियर लॉस ऑफ टर्गरिटी यानी कि बहुत ही फर्मनेस हो जाएगी, जो फर्मनेस स्किन के ऊपर प्रेजेंट होती है वो लॉस होने लगेगी। ड्राई माउथ होगा पेशेंट का, म्यूकस एंड द टंग कैसी रहेगी, एकदम से ड्राई रहेगी। अब्डोमिनल डिस्टेंशन, अब्डोमिनल रीजन में बहुत ही ज्यादा प्रेशर फील होगा, हैवीनेस फील होगी, लो ग्रेड फीवर, पेशेंट को फीवर भी रहता है, इंक्रीज हेमाटोक्रिट एंड द मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है,
जो एसिड होता है वो सीवियर फॉर्म में या फिर ज्यादा फॉर्म में एक्यूमुलेट होने लगेगा बॉडी के अंदर, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि एसिड का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा। इसी के साथ में एब्डोमिनल डिस्टेंशन यानी कि एब्डोमिनल रीजन में बहुत ही ज्यादा प्रेशर होगा, पेशेंट को हाई ग्रेड या फिर लो ग्रेड फीवर रहता है, और पेशेंट में जो भी माउथ है उनका टंग है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो एकदम से ड्राई फील होगी, और आईज कैसे होंगे, बहुत ही सन के यानी कि सिकुड़े हुए से होंगे। अदर सिम्टम्स क्या होगा, फ्रीक्वेंट वाटरी बबल मूवमेंट और द स्टूल विद द पल्स, ब्लड, ऑयल और द म्यूकस। जो वाटरी डिस्चार्ज है, फ्लूइड जो आउट हो रहा है, एक्सीट कर रहे हैं, स्टूल पास कर रहे हैं, उसमें पस भी प्रेजेंट हो सकता है, ब्लड भी हो सकता है, ऑयल जैसा मटेरियल या फिर म्यूकस स्टिकी प्रेजेंट होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द जब भी वो एक्सीट कर रहे होंगे स्टूल को। अब्डोमिनल क्रैम्पिंग होगी, इसी के साथ में अब्डोमिनल पेन बहुत ज्यादा होगा, अब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी हो सकता है, एब्डोमिन में ब्लोटिंग बहुत ज्यादा तेज होगी हाई रेट में, रेक्टल डिस्कम्फर्ट, रेक्टम एरिया में बहुत ही मतलब कि इरिटेट हो जाएगा, वो मेम्ब्रेन जब इतनी बार डिफिकेशन हो रहा है, इतनी बार स्टूल पास कर रहे हैं, तो जो रेक्टल एरिया की एनल एरिया की जो लाइनिंग है, जो मेम्ब्रेन है, वो इरिटेट होने लगेगी और वहां पे उस रीजन में पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील होगा। साइन ऑफ द डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ये कार्डियल साइन होता है डायरिया का। पेशेंट बहुत ही ज्यादा डिहाइड्रेटेड फील करेंगे, उनको मतलब कि फेंट भी हो सकते हैं, चक्कर भी आ सकते हैं, एंड द फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस यानी कि एसिड का प्रोडक्शन बॉडी में बहुत ज्यादा होगा, तो एसिड क्या है बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगेंगे ऑर्गन के अंदर। नेक्स्ट है मैनेजमेंट डायरिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेनली मैनेजमेंट में हमें डाइट के ऊपर फोकस करना है, और अगर पेशेंट को एक्यूट डायरिया हुआ है, 3 से 4 टाइम पेशेंट स्टूल पास कर रहे हैं, वाटरी स्टूल पास हो रहा है, तो होम मैनेजमेंट देके हम बेबी को ट्रीट कर सकते हैं। बट अगर क्रॉनिक कोई सीवियर डायरिया हुआ है तो हॉस्पिटलाइजेशन की नीड होगी। प्रॉपर जितने भी पेशेंट का पूरा जितना साइन और सिम्टम्स बेबी की बॉडी में दिख रहे हैं, उसको प्रॉपर अमाउंट में मॉनिटर करना है, पेशेंट का पल्स बीपी मॉनिटर करना है, रेस्पिरेशन रेट को चेक करेंगे, अगर उन्हें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है तो ऑक्सीजन थेरेपी भी देंगे। तो देखते हैं मैनेजमेंट में क्या लिखा है। पेशेंट को फीवर भी रहता है तो फीवर को भी मैनेजमेंट करना नीडेड है, और याद रखिएगा ये फेटल कंडीशन है, बेबी की डेथ भी हो सकती है अगर डायरिया को टाइमली हमने ट्रीट नहीं करा तो। असल द लेवल ऑफ द डिग्री ऑफ द डिहाइड्रेशन, चेक करेंगे कि बेबी को कितने लेवल में डिहाइड्रेशन है, एंड मैनेज द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू देम, और उसी के अकॉर्डिंग हम आगे का इंटरवेंशन या फिर आगे का नर्सिंग डायग्नोसिस को मेट करते हैं। नो डिहाइड्रेशन, कोई डिहाइड्रेशन नहीं है if fluid loss is less 5 ml per kg, अगर 5 ml per kg से कम फ्लूइड का डिस्चार्ज हुआ है, अप्लाई ट्रीटमेंट प्लान ए, ट्रीट एट द होम बाय द ORS। ORS बेबी को देंगे और कहेंगे कि वो घर में ट्रीटमेंट ले सकते हैं, उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की नीड नहीं है। और इसी के साथ में सम और माइल्ड डिहाइड्रेशन है, कुछ ज्यादा अमाउंट में डिहाइड्रेशन है। इफ फ्लूइड लॉस कितना माइल्ड को कैसे डायग्नोज करते हैं, अभी जब जो उनका पूछेंगे कि एक दिन में वो कितनी बार फ्लूइड पास हो रहा है, कितनी बार वाटरी फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है, अगर वो 50 से 100 ml पर केजी के बीच में है तो ये कंसीडर किया जाएगा माइल्ड डिहाइड्रेशन के अंदर। तो हम ट्रीटमेंट प्लान बी को इम्प्लीमेंट करेंगे, उसमें क्या करते हैं, ट्रीट एट हॉस्पिटल अलोंग द ORS के साथ में हॉस्पिटल सेटिंग में हम बेबी को एडमिट करेंगे और वहां पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे सीवियर डिहाइड्रेशन, अगर बेबी को बहुत ही ज्यादा सीवियर हाइड्रेशन है, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर फ्लूइड का लॉस कितना हो रहा है, मोर देन 100 ml पर केजी से ज्यादा हो रहा है, तब हम ट्रीटमेंट यानी कि प्लान सी को यूज करते हैं। और इस टाइम में हम क्या करेंगे, पेशेंट को ट्रीटमेंट देंगे हॉस्पिटल सेटिंग में, IV फ्लूइड एडमिनिस्टर करेंगे, इसी के साथ ही साथ RL देंगे और 5% डेक्सट्रोज भी एडमिनिस्टर करते हैं फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट है मेंटेन एंट्रिक आइसोलेशन, एंट्रिक जो भी इंटरनल आइसोलेशन है उसको मेंटेन करके रखना है। इंस्ट्रक्ट द पेरेंट्स फॉर द इफेक्टिव हैंड वॉशिंग टेक्निक, क्योंकि ये इन्फेक्शन की वजह से, कंटामिनेशन की वजह से, पुअर सैनिटाइजेशन की वजह से कॉज हो रहा है, तो इंटरनल आइसोलेशन को मेड करेंगे। बेबी न्यू बॉर्न बेबी है तब तो बहुत ही ज्यादा हमें साफ सफाई का, हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी कंटामिनेटेड चीज बेबी को हम उसको खाने को नहीं देंगे और पीने को भी नहीं देंगे। इसी के साथ में मॉनिटर करेंगे स्ट्रिक्ट इनटेक एंड द आउटपुट चार्ट, जो भी बेबी इनटेक कर रहे हैं, जो भी बेबी आउटपुट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो इन्होंने इनटेक करा है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट को हम चेक करेंगे, मॉनिटर करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट लेवल को देखते हैं, साइन और सिम्टम्स ऑफ द डिहाइड्रेशन,
पेशेंट का देखेंगे कि माउथ जो ड्राई नहीं हो गया, टंग कैसा है और म्यूकस मेम्ब्रेन कैसा है। इसी के साथ-साथ उनकी आईज़ को देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा सनकन तो नहीं है। इसी के साथ में क्या करते हैं, डिटरमाइन द ऑर्थोस्टैटिक वाइटल साइन। ऑर्थोस्टैटिक मतलब उनकी पोजीशन को चेंज करके हम क्या करेंगे, बीपी को मॉनिटर करते हैं। मेजर द वाइटल साइंस बीपी एंड द पल्स रेट फर्स्ट इन द सुपाइन। पहले उन्हें सुपाइन पोजीशन में उनका बीपी और पल्स रेट को चेक करेंगे। देन इन द सिटिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन में बेबी का पल्स और बीपी चेक करते हैं टू असेस द हाइड्रेशन स्टेटस। जिससे अगर बेबी का बीपी बहुत ही ज्यादा कम है तो ये इंडिकेट करेगा कि बेबी कैसे हैं, डिहाइड्रेटेड है। Patient maintain the nil per oral to provide the bowel rest and give fluid and the electrolyte by the IV route in severe dehydration। अगर बहुत ही ज़्यादा सीवियर डिहाइड्रेशन है, फ्लूइड का लॉस बहुत ही ज़्यादा 100 ml पर केजी के अकॉर्डिंग हो रहा है, पर डे में हो रहा है, तब पेशेंट को निल पर ओरल रखते हैं। कुछ भी माउथ के थ्रू बेबी को फूड नहीं देंगे, कुछ भी फ्लूइड नहीं उसको एडमिनिस्टर करेंगे और स्टमक की जितना भी जीआई ट्रैक है उसको रिलैक्सेशन के लिए बोलेंगे। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करने के लिए हम फ्लूइड को आईवी रूट से एडमिनिस्टर करते हैं और ट्रीट द सीवियर डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट इज द की ऑफ द सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट डायरिया एंड द प्रिवेंशन ऑफ इट्स कॉम्प्लिकेशन। डायरिया से होने वाले आगे की कॉम्प्लिकेशन को, क्योंकि GERD भी हो सकता है, पेशेंट का जो ईसोफेगस है वो टीयर अप भी हो सकता है, एनल कैनाल की जो लाइनिंग है वो भी इरिटेट हो सकती है, रप्चर होने के चांसेस होते हैं वहाँ पे। तो उस केस को ट्रीटमेंट करने के लिए फ्लूइड रिप्लेसमेंट हम टेक्निक का यूज करते हैं। ओरली फ्लूइड एडमिनिस्टर करेंगे और सब म्यूकोसल जो भी सबक्यूटेनियस लेयर है स्किन का, उसके थ्रू हम पेशेंट को फ्लूइड एडमिनिस्टर करेंगे या फिर रेक्टल एरिया के थ्रू हम फ्लूइड को एडमिनिस्टर करते हैं प्रिवेंशन करने के लिए कि पेशेंट क्या है, डिहाइड्रेटेड ना हो। गिव ओरल रिहाइड्रेशन, ओरल रिहाइड्रेशन इसी के साथ थेरेपी देते हैं इन माइल्ड टू मॉडरेट डिहाइड्रेशन में। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ अ नॉर्मल डेली फ्लूइड रिक्वायरमेंट प्रोविजन। नॉर्मल जो ORS होता है, ORS जो भी डेली फ्लूइड का रिक्वायरमेंट है बेबी के, उनके वेट के अकॉर्डिंग होता है। अगर बेबी का वेट कितना है, 10 kg है, तो उन्हें कितनी रिक्वायरमेंट होगी फ्लूइड की इन आर डे, तो 100 ml पर kg उन्हें रिक्वायर्ड होगा। अगर बेबी का वेट 10 to 20 kg है तो उन्हें कितना फ्लूइड उन्हें नीड होगा 1 डे में, 50 ml पर kg उन्हें फ्लूइड की नीड होगी। अगर उनका वेट 20 kg से ज्यादा है, अबव है, 20 kg से मोर देन है, देन उन्हें फ्लूइड की कितनी नीड होगी, 20 ml पर kg के अकॉर्डिंग उन्हें फ्लूइड की नीड होगी पर डे में। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि बेबी का वेट इतना है तो उन्हें कितना फ्लूइड का नीड होगा दिन में कि उनका डिहाइड्रेशन लेवल हम मेंटेन कर पाए। तो फॉर एग्जाम्पल फ्लूइड रिक्वायरमेंट फॉर द 15 kg चाइल्ड, बेबी का वेट कितना, हमने बताया कि 10 kg बेबी का वेट है तो कितना फ्लूइड रिक्वायर्ड होगा, 100 ml पर kg। 10 to 20 के बीच में है तो 15 ml पर kg रिक्वायर्ड होगा फ्लूइड। मोर देन 20 kg से ज्यादा बेबी का वेट है तो 20 ml पर kg उन्हें फ्लूइड की रिक्वायरमेंट होगी पर डे में। सो फ्लूइड रिक्वायरमेंट फॉर द 15 kg चाइल्ड, 15 kg बेबी का वेट है तो उसके लिए फ्लूइड कितना रिक्वायर्ड होगा, तो 15। तो पहले 10 हम देखेंगे 10 kg में, देन 5 kg। तो जब भी 10 kg पेशेंट है तो हमें कितना फ्लूइड एडमिनिस्टर करना है, 100 ml पर kg के अकॉर्डिंग करना है। तो बेबी का वेट कितना है, 10 है, बेबी का वेट कितना है 10 kg और कितना उन्हें फ्लूइड इनटेक करने की नीड होगी, तो 100 ml। तो कितना हो जाएगा, 1000 ml। ये यहाँ पे लिखा है कितना नीड होगा उन्हें, 1000 ml फ्लूइड की नीड होगी। और नेक्स्ट 5 kg, क्योंकि मैंने बोला अगर 15 kg बेबी का वेट है तो उसको डिवाइड कर देंगे 10 kg प्लस 5 kg में। तो 10 kg में कितना फ्लूइड उन्हें नीडेड होगा 1 डे में, 1000 ml। और 5 kg में, 5 kg बेबी का वेट है तो उन्हें कितना फ्लूइड नीडेड होगा, 50 ml पर kg। तो टोटल कितना हो जाएगा, 250 ml फ्लूइड उन्हें नीड होगा। टोटल कितना होगा, 1000 ml एंड 250 ml को जब हम ऐड करेंगे तो कितना रिक्वायरमेंट होगा, टोटल 15 kg अगर बेबी का वेट है तो कितना फ्लूइड रिक्वायर्ड है, 1250 ml उन्हें फ्लूइड की नीड है। ORT ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी बाय द ORS, ओरल रिहाइड्रेशन को मेंटेन करते हैं। ORS पेशेंट को देंगे। सॉल्ट होता है सेफ एंड द इफेक्टिव टूल्स फॉर द वॉल्यूम रेप्लिटेशन करने के लिए ORS ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी को मेंटेन करना
जरूरी होता है। जिंक सप्लीमेंट देते हैं। जिंक सप्लीमेंट क्या करते हैं, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है उसको इम्प्रूव करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, और जो भी जीआई सिस्टम में जो भी मसल्स हैं उनको, उन मसल्स को रेस्ट प्रोवाइड करते हैं और ऑब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को इंक्रीज कर देते हैं, और माल न्यूट्रिशन जैसे कंडीशन को प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। जिंक सप्लीमेंट विद द ओआरएस, जिंक सप्लीमेंट ओआरएस पेशेंट को तो दे रहे हैं रिहाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए, उसी के साथ में जिंक सप्लीमेंट भी देंगे। क्या करता है, ये डिक्रीज कर देता है सीवियरिटी एंड द ड्यूरेशन ऑफ द डायरिया, जो भी डायरिया की ड्यूरेशन है उसके टाइम पीरियड को कम कर देगा, उसकी सीवियरिटी लेवल को भी ये कम कर देता है। एंड द रिस्क ऑफ द परसिस्टेंट डायरिया, लगातार डायरिया होता ना रहे उसको प्रिवेंट करने के लिए जिंक सप्लीमेंट बहुत ही इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो बैक्टीरिया जो भी रोटा वायरस है इनका इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बॉडी अच्छे से फाइट कर पाएगी किसी भी इन्फेक्शन के साथ में। गिव 20 mg एलिमेंट्री जिंक पर डे, कितना देते हैं, 20 mg पर डे के अकॉर्डिंग देंगे। कब तक देंगे, 14 डेज के लिए देते हैं। 2 वीक्स के लिए बेबी को क्या करेंगे, जिंक सप्लीमेंट देंगे, जिनका पर डे में कितनी नीडेड होती है, 20 mg के अकॉर्डिंग उन्हें नीड होगा। एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं इसी के साथ में, इन्फेक्शन कॉज हुआ है बैक्टीरिया और वायरस की वजह से, तो क्या करेंगे, एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे। एडमिनिस्टर इफ कॉज ऑफ द डायरिया इज इन्फेक्शियस, कभी देंगे जब इन्फेक्शन का कॉज क्या है, इन्फेक्शियस कॉज है डायरिया होने के लिए। फॉर एग्जाम्पल सल्फर ड्रग एंड द क्यूनोलॉन्स, the frequency, consistency and the color and volume of the stool are monitored and the bubble sound auscultate for the change from normal pattern. नॉर्मल पैटर्न को चेंज करने के लिए, उसकी फ्रीक्वेंसी को बचाने के लिए, कंसिस्टेंसी को, उसकी कलर वॉल्यूम को ट्रीट करने के लिए हम एडमिनिस्टर करते हैं एंटीबायोटिक थेरेपी। इसी के साथ साथ आरएल देंगे, किसके साथ में, 5% डेक्सट्रोज के साथ में, अगर बेबी का जो डायरिया है वो बहुत ही सीवियर है, 100 ml पर केजी के अकॉर्डिंग उनका जो फ्लूइड है वो लॉस कर रहे हैं बॉडी से, तो क्रॉनिक केसेस में फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने के लिए आरएल देंगे 5% डेक्सट्रोज के साथ में। इसी के साथ में क्या करते हैं, डाइट जो पेशेंट को देंगे, बी बनाना, लो फाइबर रिच डाइट लेने के लिए पेशेंट को बोलेंगे, A for apple sauce, R for rice और T for toast। ये क्या है, पेशेंट की डाइट में इंक्लूड करेंगे। लो फाइबर रिच डाइट देंगे और ज्यादा से ज्यादा फ्रूट इनटेक ओरली करने के लिए बोलेंगे। इसी के साथ साथ लो फाइबर रिच पेशेंट को जो डाइजेस्ट करने में इजी रहे वो डाइट उनको प्रोवाइड करते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म याद करने के लिए, नेक्स्ट है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ओरल रिड्यूस्ड ऑस्मोलरिटी ओआरएस। क्या क्या कंपोजिशन होते हैं ओआरएस में, ये इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। तो कंपोजिशन ऑफ द ओआरएस अकॉर्डिंग टू द WHO, जब इन्होंने कभी इंट्रोड्यूस करा था 2004 में, ईच कंटेन 20.5 ग्राम कंटेन करता है, जिसमें सोडियम क्लोराइड कितना होता है, 2.6 ग्राम होगा, पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम होगा, ट्राई सोडियम सिट्रेट कितना होता है, 2.9 ग्राम होता है। इसी के साथ साथ जो डेक्सट्रोज है, ग्लूकोज का लेवल 13.5 ग्राम होता है। नेक्स्ट है 20.5 ग्राम ORS डिजोल्व इन 1 लीटर वाटर। जब भी हम उसको, जो हमारा ORS का पैक होता है, उसे 1 लीटर ऑफ वाटर में डिजोल्व करते हैं, देन कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज पर एज पर, तब उसमें इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस कितना होगा, सोडियम का लेवल 75 मिलीमोल्स पर लीटर के अकॉर्डिंग होता है, पोटेशियम का 20 mmol पर लीटर के अकॉर्डिंग होगा, क्लोराइड का 65 मिलीमोल्स पर लीटर के अकॉर्डिंग, सिट्रेट 10 मिलीमोल पर लीटर के अकॉर्डिंग होगा, डेक्सट्रोज का लेवल 75 मिलीमोल्स पर लीटर के अकॉर्डिंग होता है। तो टोटल ऑस्मोलरिटी कितनी निकल के आएगी जब हम उसे डिसॉल्व करेंगे 1 लीटर में, कितना होगा, 245 मिली ऑस्मोलरिटी पर लीटर के अकॉर्डिंग होगा। ORS गिव आफ्टर द ईच लूज मोशन, जैसे ही बेबी मोशन करेंगे, अगर डायरिया हो रहा है उन्हें, पर डे में जितनी भी बार स्टूल पास कर रहे हैं, जो ORS का हमने सप्लीमेंट तैयार किया होता है वो एडमिनिस्टर करते हैं 50 to 100 ml बर्थ। अगर बेबी कितना है उनका, बर्थ से 2 ईयर ऑफ द एज के हैं, तो उन्हें 50 to 100 ml एडमिनिस्टर करा जाता है। अगर उनका एज कितना है 2 to 10 ईयर के बीच में, तो 100 to 200 ml के बीच में एडमिनिस्टर करते हैं। इसी के साथ में
इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री, इंडिया एक पहली कंट्री है टू लॉन्च द न्यू ORS फॉर्मूला सिंस जून 2004। तो 2004 में ORS को किसने इंट्रोड्यूस करा था, किसने इस कंपोजिशन को बनाया था, WHO ने बनाया था, और इंडिया ऐसी फर्स्ट कंट्री है जिन्होंने ऐसा काम किया। तो हमें अपने इंडियन कंट्री पे प्राउड होना चाहिए। ओल्ड फॉर्मूला कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट एट अ प्लेस ऑफ द ट्राई सोडियम सिट्रेट। ओल्ड फॉर्मूले में क्या इंक्लूड किया जाता था, सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता था, किसकी जगह पे, ट्राई सोडियम सिट्रेट के प्लेस पे। ट्राई सोडियम सिट्रेट हैज फॉलोइंग एडवांटेज ओवर द सोडियम बाइकार्बोनेट। ट्राई सोडियम सिट्रेट क्या है, इसमें बहुत ज्यादा एडवांटेज होते हैं, किसके ऊपर, सोडियम बाइकार्बोनेट के ऊपर। ये इंप्रूव कर देता है शेल्फ लाइफ ऑफ द ORS की जो भी इफेक्टिवनेस होती है, उसके काम करने के तरीके को और भी ज्यादा इंप्रूव कर देता है इन हॉट एंड द ह्यूमिड क्लाइमेट में। जो गर्मी का टाइम होता है तभी आपने देखा होगा कि डायरिया के केसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, तब उस टाइम पे ORS क्या करता है, अच्छा काम करता है। क्यों काम करता है, क्योंकि उसमें ट्राई सोडियम सिट्रेट प्रेजेंट होता है। इट रिड्यूस स्टूल आउटपुट प्रोबेबल through a direct action of the intestinal mucosa, enhancing the absorption of the sodium and the water। ORS इसी के साथ में क्या काम करता है, सोडियम और वाटर के अब्जॉर्प्शन को भी, उसके रेट को भी बढ़ा देता है। द फ्रेशली प्रिपेयर्ड ORS, जो भी हम ORS को प्रिपेयर करेंगे उसके सोल्यूशन को, वो कैसा होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। ORS शुड बी यूज विद इन 24 आवर एज द प्रिपरेशन। जैसे हमने उसके सोल्यूशन को प्रिपेयर करा है तो हमें 24 आवर्स के अंदर उसे इनटेक कर लेना है, उसको ले लेना है। अगर यूज नहीं करा है तो उसको हटा के, उसको डिस्ट्रॉय करके हमें दूसरे सोल्यूशन को मेक करना है। इसी के साथ में थैंक यू। आज के सारे GI सिस्टम में जितने भी डिसऑर्डर आते हैं हमने उसे कवर करा। पहले की वीडियोस में हम पहले के डिसऑर्डर्स को कवर कर चुके हैं, रिमेनिंग डिसऑर्डर्स को हमने इस वीडियो में कवर करा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हमारे तो प्लीज उन वीडियोस को जरूर से देखिएगा। फिर मिलेंगे नया वीडियो में नया सिस्टम के डिसऑर्डर के साथ में। तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक द वीडियो। इफ यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो तो प्लीज डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू।